नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग मैथ प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, मैथ प्रैक्टिस सेट हम लोग का आज रहेगा 15 नंबर, है ना। इससे पहले हम लोग 14 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो देखिएगा, इसी चैनल में आपका मैथ सेट करके आपका एक प्रैक्टिस सेट, है ना, प्ले लिस्ट बनाया होगा। उसी में जाके आप देखेंगे तो सारा वीडियो एक जगह आपको मिल जाएगा। और देखिएगा कि हम लोग इस सेट को डायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो आरआरबी ग्रुप डी, है ना, आरआरबी ग्रुप डी के इंपॉर्टेंस को देखते हुए इस सेट को बना रहे हैं। यानी कि ग्रुप डी में जिस तरह के प्रश्न आते हैं उसी प्रकार के प्रश्न को हम यहाँ पर ला रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रुप डी में 15 सवाल एकदम नॉर्मली आते हैं और कम से कम 10 सवाल ऐसे होते हैं जो टफेस्ट की गिनती में आते हैं। तो टोटल हमारा कितना सवाल आता है? 25, यानी कि 25 सवाल हमारा मैथ से रहते हैं। जबकि हमारा रीजनिंग से 30 नंबर का सवाल रहता है, वहीं पर 25 नंबर हमारा साइंस का रहता है और 20 नंबर हमारा जीएस रहता है। यानी कि टोटल आप देखेंगे तो टोटल हमारा ग्रुप डी के एग्जाम में 100 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक 1 नंबर का रहता है और 3 गलती पर 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि नेगेटिविटी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा सही अटेम्प्ट करना है, गलत वाला को छोड़ देना है, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी फंडा रहता है। यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा गलत करेंगे तो मार्क्स आपका और भी ज्यादा कम होने के चांसेस है, और यदि आप बहुत कम ही गलत करते हैं तो आपका मार्क्स बढ़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि नेगेटिविटी को क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट लेंगे। तो चलिए हम लोग आज के सेशन में हम लोग का पहला सवाल हमारा क्या कहता है, देखिएगा। कहता है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 210 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगा, ये आपको बताना है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या बोल रहा है, तो दो प्राकृतिक संख्या जो कोई भी हम आप यहाँ से ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए 210 हमारा है तो सोचिए कि इसका गुणनफल हमारा 210 है। तो ऐसा दो संख्या लीजिए, या फिर आप 210 को क्या कीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए। कितना जाएगा? 2 एक 2, 2 पचे 10। फिर यहाँ से आप काटेंगे तो 5 से जाएगा, 5 दूना 10, 5 एक 5, यहाँ से हो जाएगा 3 सत्ती 21। अब देखिए यही आपको ऐसा लेना है कि गुणनफल हमारा 210 हो जाए, है ना, क्रमागत, और क्रमागत होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम 5 तिया 15 लेते हैं और 7 दूना 14 लेते हैं। देखिए 5 तिया 15 और 7 दूना 14। अब 14 और 15 को हम गुना करेंगे तो हमारा 210 हो जाएगा, और क्रमागत है 14 के बाद हमारा 15 है। तो इसमें से बड़ी संख्या हमारा क्या है? तो लार्जेस्ट नंबर हमारा कौन सा है? 15 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एकदम आसान सा सवाल था। देखिएगा कि जैसा कि हम लोग इस सेट को देखेंगे कि एनटीपीसी 2025 में 7/8/2025 का ये आफ्टरनून बैच का है। जैसा है आफ्टरनून बैच का, ये पूरी वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला सवाल हमारा कहता है कि 22 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन ज्ञात करें। देखिए गोला हमारा कुछ इस तरह का होता है जिसमें हमारा व्यास दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए रेडियस हमारा तब क्या होगा? 22/2, यानी कि 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका आयतन हमको निकालने बोल रहा है। तो देखिए गोले का आयतन हमारा क्या होता है? तो आयतन आप इसको फॉर्मूला याद रखना होगा। तो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए 4/3 तो हमारा रहेगा, पाई का वैल्यू यहाँ पर 22/7 देने बोल रहा है तो 22/7 ले लीजिए। आर को हमारा 3 बार लिखने बोल रहा है तो 3 बार लिखिए, 11 गुने 11 गुने 11। अब यहाँ से कट रहा है तो काटिए, और नहीं कट रहा है तो डायरेक्टली आपको उसको गुना करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 44 चौका कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा, और इधर आप गुना करेंगे तो 1331 हो जाएगा, और बटा में हमारा हो जाएगा 21। अब इधर सॉल्व करते हैं, इधर आप इसको सबको गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा सा टफ है तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। कितना होगा? 117,128, और डिवाइडेड बाय 21 हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा तो समथिंग हमारा 5577 पॉइंट हमारा 52 हो जाएगा। तो अब देखिए ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन आ जा रहा है। तो देखिएगा कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में यही सेम टू सेम आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि अनुभव और गौरव एक व्यवसाय शुरू करते हैं। अनुभव 2 महीने के लिए 55,000 अधिक निवेश करता है और गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है।
और आप क्या यहाँ पर कहता है कि 7,155 के कुल लाभ है। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि कुल लाभ हमारा कितना है 7,155। तो ध्यान में रखना होगा। आगे कहता है कि गौरव के लिए हिस्से का 1431 अधिक है, यानी कि 1431 रुपया क्या होगा अधिक होगा हिस्से में, जितना भी उसका कुल लाभ होगा तो 1431 क्या होगा उसका अधिक होगा। अब अनुभव द्वारा निवेशित पूंजी ज्ञात करिए। तो याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सेशन में हम देखेंगे कि ये जबरदस्त सवाल है, और अब इसको हम कैसे बनाएंगे उसको आप ध्यान में देखिएगा। देखिए सबसे पहले हमारा क्या कहता है कि अनुभव, सबसे पहला आप यहाँ पर लिखिए कि अनुभव, और दूसरा व्यक्ति कौन है भाई, तो दूसरा है गौरव। एकदम आराम आराम से समझेंगे। देखिए इन लोग का पूंजी जो है निवेशित कैसे करता है, तो ध्यान रहिएगा कि कहता है कि गौरव, गौरव जितना निवेश करता है, तो मान लीजिए वो एक्स निवेश करता है, तो ये कितना करेगा एक्स प्लस 55,000, यानी कि एक्स प्लस 55,000 वो क्या करेगा ज्यादा करेगा, ठीक है ना। अब ये कितने साल के लिए, कितने महीने के लिए करेगा, तो ये करेगा 5 महीने के लिए, और अनुभव करेगा 2 महीने के लिए, ठीक है। अब यहां से तो हमें क्लियर हो गया कि जैसा क्वेश्चन बोला वैसा सेट करें। लेकिन यहाँ पर कुल लाभ कितना है 7,155 है, जिसमें कह रहा है कि गौरव के हिस्से का 1431 अधिक है। अब आप देखिए कि 71,755 जो है ये 1431 का कई गुना है। तो ध्यान से देखिएगा कि ये हमारा 1431 का कई गुना है, 5 गुना है, यानी कि 1431। देखिए आप एग्जाम में ऐसा डाटा ही दिया हुआ है कि डायरेक्टली आप वहां पर आंसर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि क्वेश्चन पहले समझना पड़ेगा और आपका सोच वहां तक पहुंचना पड़ेगा। क्वेश्चन इस प्रकार से डाटा सेट किया है कि देखिएगा कि 1431 को हम 5 से गुना करेंगे तो 7155 आ जाता है, यानी कि ये 5 जो है, मान लीजिए कि हम लोग दोनों हिस्सा में उसको बांट देते हैं, तो दोनों हिस्सा बराबर भागों में बांटेंगे तो 2.5 होगा, है ना। लेकिन अब देखिए हम लोग जानते हैं कि दोनों का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तब इसको 1 का अंतर बनाने के लिए मान लीजिए कि हम इसमें क्या करते हैं 0.5 माइनस कर देते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं कि 0.5 को हम ऐड कर देते हैं। तो अभी आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ, अच्छा इसमें आप ऐड कर दीजिए और इसमें माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2, यानी कि अनुपात हमारा कितना कितना निकला, ज्यादा आपका किसका है अनुभव का है, तो इसका 3 मिलेगा और इसका 2 का लाभ मिलेगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे जो आएगा आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं एकदम लाइटली। 2x प्लस 55,000 डिवाइडेड बाय हजार हो जाएगा x गुने 5 और बराबर हो जाएगा 3/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 22,0,0,0,0 बराबर हो जाएगा 15x। अब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 11x बराबर हो जाएगा 22,0,0,0,0। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 2000, यानी कि 20,000। कितना आ गया 20,000। तो अनुभव का हिस्सा हमको पूछ रहा था, तो अनुभव का कितना हो जाएगा, अनुभव को डायरेक्टली हम लोग 20,000 पता चल गया x का वैल्यू, उसमें हमको 55,000 क्या करना पड़ेगा ऐड कर देना पड़ेगा। तो अब 55,000 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7,50,000, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा 7,50,000 हमारा क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर 7,50,000 नहीं होगा, ये जीरो हटेगा तो 75,000 होगा। 75,000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा जीरो का अंतर है तो आप जीरो ध्यान से देखेंगे तो आपका सही आंसर आएगा, क्योंकि जीरो एक ज्यादा सा एक जीरो भी अधिक बढ़ा देंगे तो फिर बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा। तो यहाँ 75,000 इसका क्या हो जाएगा निवेशित पूंजी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल बहुत आसान है, कहता है कि एक्स वाई जेड का क्रमशः किस अनुपात में है। तो देखिए एक्स है, वाई है और जेड है, तो इसका हमारा 86 है और इसका हमारा 60 है और ये हमारा 24 है, ठीक है। धनराशि निवेशित की, यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल लाभ, देखिए यहाँ पर कुल लाभ हमारा दे दिया है कि 5 है ना, 4 5 9 है, यानी 4590 का लाभ अर्जित होता है। तो वाई और जेड के हिस्से का अंतर ज्ञात करना है, तो आप इसको डायरेक्टली आप सबको ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 170, यानी कि 170 के बराबर यहाँ दिया है 4590, तो एक का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब हमको वाई और जेड का अंतर निकालना है, तो वाई और जेड का देखिए वाई का हमारा कितना है 60 और 24, 60 और 24 का अंतर हमारा कितना होगा भाई 36 होगा, यानी कि 36 के बराबर आपको निकालना होगा। तो 27 गुने 36 आप कर दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। इसको आप हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 900
72। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एकदम जबरदस्त सवाल है। और याद रखिएगा कि ग्रुप डी में इस तरह के क्वेश्चन हमारे क्या होंगे, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। देखिए 5 नंबर सवाल हमारा बहुत आसान है और ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। कहता क्या है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, देखिए बेलन का आयतन हमारा दे दिया, तो बताइए कि बेलन का आयतन हमारा कितना होता है। बेलन का आयतन डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला होता है कि पाई आर स्क्वायर एच, ये तो हमको जानते हैं। अब देखिए बेलन का आयतन हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8624 दिया हुआ है। और यहाँ पर पाई का वैल्यू हमारा लेना है 22/7, है ना। कुछ देखिए बेलन का फिगर कुछ इस तरह का होता है, जैसा कि आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे इस तरह के सवाल को। और आर यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, कहता है कि त्रिज्या और ऊंचाई यहाँ पर बराबर है, यानी कि एच और आर हमारा क्या है, बराबर है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए आर के जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, है ना, आर के जगह तो आर है ही, एच के जगह भी हम लोग आर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा तो आर क्यू हो जाएगा और बाद बाकी सबको ट्रांसफर कर दीजिए इधर, तो 8624 हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा और 22 हमारा नीचे आ जाएगा। अब इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर। 22 को हम यदि इससे डिवाइड करते हैं तो 392 आता है। 392 को हम 7 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 2744 बराबर हमारा आर क्यू। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर क्यूब, है ना, 2744। अब 2744 का क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो हमें आंसर में क्या पूछ रहा था, तो बेलन की ऊंचाई, भाई देखिए जितना आर है उतना ही एच है, तो एच भी हमारा कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो इसका 14 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। देखिए 6 नंबर वाला भी हमारा क्या है, एकदम कॉन्सेप्ट बेस है, इसको भी स्टार कर लीजिए। इस तरह का सवाल आपका आएगा तो एकदम बनाइए। कहता है क्या है कि यदि किसी वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य 2/5 पर बेचने पर मानव को 24% की हानि होती है। तो पहले देखिए सबसे पहले क्या बोला कि यदि हम, है ना, यानी कि 5 रुपया उसका वास्तविक बेचने का था, यानी कि 5 रुपया उसका वास्तविक एसपी था, यानी कि 5 रुपया में बेचने का था, लेकिन वो बेचा कितना में, 2 रुपये में बेचा, तो उसे हानि हो गया कितना का, 24 का। तो बेचा कितना में होगा, 76%, यानी कि 24% की हानि हुई, तो ये 76% पे बेचा होगा। इसका विक्रय मूल्य हमारा क्या हो गया, 2 में बेचा तो 76 के बराबर हो रहा है। अब आगे क्या कहता है, यदि वह इस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य, देखिए वास्तविक विक्रय मूल्य हमारा क्या है, ये हमारा वास्तविक है, यानी कि इतना में हमें बेचना चाहिए था, लेकिन क्या है कि वो बेच दिया 2 में। चलिए यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब कहता है कि यदि वह इस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% पर बेचे, मतलब इसका हम 88% निकालेंगे, तो इसका आप 88% निकालिए तो कितना होगा, 5 का 88% हमारा आ जाएगा 4.4। अब 4.4 में बेचता है तो लाभ अर्जित करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए, यानी कि इतना में हम बेचेगा यदि वो, तो कितना का लाभ होगा। अब आप ध्यान देखिए कि 2 का हमारा कई गुना 4.4 है, तो कई गुना भाई है तो 2.4, 2.2 यदि हम इससे गुना कर देंगे तो 4.4 हमारा आ जाएगा। तो उसी तरह आप क्या कीजिए कि 2.2 इससे भी आप गुना करेंगे, तो 76 का 2.2 से हम गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 167.2। अब देखिए कि यह हमारा यानी 167.2 रुपया में क्या किया गया, वो बेचा जाएगा। तो देखिए अब हमारा हमेशा जानते हैं कि वो 100% क्रय मूल्य होता है, तो कितना ज्यादा इसमें बेचा गया, 67.12 में बेचा गया। तो इसका लाभ कितना होगा, प्रॉफिट हमारा हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 67.2। तो 67.2 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है, बिना कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन को बनाया ही नहीं जा सकता है, बनाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि आपका कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। देखिए 7 नंबर सवाल हमारा बहुत आसान है। कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम क्रमशः दिया हुआ है, और उसमें से एक संख्या भी दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ एलसीएम को जब हम गुना करते हैं तो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो डायरेक्टली हमारा बी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि एचसीएफ को आप क्या कीजिए, एलसीएम और एलसीएम को आप मल्टीप्लाई कीजिए, और जो दिया हुआ है संख्या उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो एलसीएम एचसीएफ देखिएगा 2 दिया हुआ है, एलसीएम हमारा 492 दिया हुआ है, बटा में हमारा एक संख्या दिया हुआ है 82। अब आप इसको काट दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो 82 से डायरेक्टली आप इसको काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, और 6 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, इसका सही आंसर होगा। एकदम आसान सा सवाल है। देखिए 8 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि नमन और उमर किसी निश्चित कार्य को 13 और 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए अब ये टाइम एंड वर्क का सवाल है,
तो पहले देखिएगा कि नमन और उमर क्रमशः कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखिए नमन जो है कोई कार्य को कितने दिन में कर सकता है भाई, 13 दिन में वो समाप्त कर सकता है। और वही काम यदि हम किसको लगाएंगे, उमर को लगाएंगे, तो वही काम को वो क्या करेगा कि 4 दिन में ही समाप्त कर देगा। तो इससे भी आपको पता चल जा रहा होगा कि सबसे ज्यादा क्षमता किस पर है, उमर का क्षमता ज्यादा है, क्योंकि वो कम ही दिन में क्या कर रहा है, यानी कि ज्यादा काम को कर रहा है। तो देखिए अब 13 और 4 का एलसीएम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52, यानी कि टोटल काम हमारा पता चल गया कि टोटल काम हमारा क्या है, टोटल वर्क हमारा पता चल गया कि 52 है। अब देखिए 13 दिन में काम करता है तो इसका एफिशिएंसी मतलब क्षमता कितना है, 4 की क्षमता है और इसकी क्षमता कितनी है, 13 की क्षमता है। 4 से इसको गुना, 4 से भागा देंगे 52 को, 13 आ जाएगा, 13 चौका 52 और इधर से 13 चौका 52, यानी कि 4 और 13, यानी नमन का क्षमता देखेंगे तो 4 है और उमर की क्षमता देखेंगे तो 13 है। अब आप देखिए कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि दो, पहला क्या बोला कि नमन शेष कार्य, तो उन्हें साथ मिलकर करना शुरू किया और मात्र 2 दिन तक वो काम किए। तो दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 13 और 4 कितना हो जाएगा, 4 3 7, यानी 17 काम एक दिन में करेंगे। तो 2 दिन में कितना काम होगा, तो देखिए 2 दिन में किया गया काम, 2 दिन में किया गया काम, 2 दिन में किया गया काम हमारा कितना होगा, तो एक दिन में वो 17 काम करेंगे दोनों मिलकर, है ना। अब 2 दिन करेंगे तो 17 गुने कितना हो जाएगा, 34, यानी कि 34 काम वो लोग पूरा 2 दिन में कर लेंगे। तो बचा हुआ काम हमारा कितना हो जाएगा, तो शेष काम हमारा कितना बचेगा, शेष काम देखिए 52 में आप क्या कीजिए कि 34 को घटाइए, तो शेष काम हमारा बच जाएगा 18। अब 18 काम अकेले कौन करेगा भाई, तो नमन करेगा। तो और नमन की क्षमता कितनी है, 4 की क्षमता लगाकर करेगा। तो नमन जो शेष काम करेगा, तो नमन के द्वारा हमारा 18, 4 का एफिशिएंसी लगा के वो कितना दिन में पूरा कर पाएगा, तो 4.5 दिन में वो क्या कर लेगा, पूरा करेगा। तो यही हमारा सवाल कहता है कि नमन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो अब आपका आंसर आ गया, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4 दशमलव, यानी कि 4.5 दिन में वो समाप्त कर लेगा अकेले काम को जो बचा हुआ है। देखिए अगला सवाल हमारा कहता है कि ये तो कैलकुलेशन बेस्ड है, 83 का पावर -6 है और फिर भागा में है 83 का पावर 16 और गुना में है 83 का पावर -8। तो देखिएगा यहाँ की बेस सेम हमारा है, सबका बेस सेम है, तो यहाँ पर घातांक वाला नियम आप यूज करिए कि भागा में पावर क्या होता है, घटता है, और गुना में पावर जुटता है। तो देखिएगा कि 83 में पावर 6 है, अब ये भागा है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो -16 हो जाएगा, और फिर ये हमारा आगे मल्टीप्लाई में है तो फिर पावर जुट जाएगा, है ना, और ये -8 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस हमारा यहाँ 6 हो जाएगा, माइनस में 16 हो जाएगा, माइनस में 8 होगा। तो डायरेक्टली सब माइनस में हो गया, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, माइनस में 30, यानी कि 83 का पावर में -30 जो आंसर होगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 83 का पावर -30। देखिए 10 नंबर सवाल हमारा कहता है, यदि माता की आयु 3 गुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने से 26 वर्ष अधिक है, पुत्री की आयु का 2 गुना माता की आयु का 2 वर्ष कम है, तो माता और पुत्री की आयु के बीच का अंतर आपको निकालना है। तो देखिए मान लेते हैं कि माता की आयु और पुत्री का आयु को हम लोग लेट कर लेते हैं, यानी कि मानते हैं। तो मान लेते हैं कि पुत्री की आयु का है पहले कितना है, माता की आयु का 3 गुना, माता की आयु का कितना है, 3 गुना है। तो माता का आयु का ये 3 गुना ले लेंगे, इसका 3x ले लेंगे और इसका कितना है 5 गुना है, तो 5y हो जाएगा। और देखेंगे कि दोनों का, अच्छा यहाँ थोड़ा सा देखिएगा कि माता की आयु को हम x ले लेते हैं, तो पुत्री की आयु हमारा क्या है 2y है। अब इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे कि माता की आयु का हमारा 3 गुना और इसका 5 गुना, यानी पुत्री की आयु का 5 गुना हमारा कितना अंतर दिया हुआ है, तो 26 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा बार में हमारा बोला कि x है, तो उसका हमारा 2y 2 गुना का हमारा 2 है। अब इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लीजिए, इस इक्वेशन को सेकंड मान लीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो बराबर करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ हम 1 से गुना कर देंगे, यहाँ से हम 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3x, माइनस में हमारा 5y और यहाँ से हो जाएगा 26। अब आप यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस में 5y और बराबर 6 हो जाएगा। अब आप यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, 6 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, y हो जाएगा, और y बराबर यहाँ हमारा 20 हो जाएगा। तो y का वैल्यू हमें पता चल गया कि कितना आ गया 20, तो x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 42। अब दोनों का अंतर देखिएगा तो कितना है 22 वर्ष, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 22 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 11 नंबर सवाल कहता है कि राम एक दुकान पर गया
और देखा कि एक पंखे का अंकित मूल्य 3600 रुपया है। यदि फुटकर विक्रेता ने पंखा को 28 रुपये में खरीदा तो व्यापारी द्वारा छूट कितना हुआ। देखिए उसका एमआरपी हमारा यानी कि एमपी हमारा 3600 था, लेकिन वो खरीदा कितना में, 2800 में। ठीक है, यानी कि ये हमारा एमपी था, लेकिन एसपी यानी कि खरीदा कितना में, वो यानी कि ये इसको बेच दिया 2800 में। तो 20 का डिफरेंस आप देखिए कितना का डिफरेंस हो रहा है, 800 का। तो कितना परसेंट का डिस्काउंट हो गया, ये डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो कितना में डिस्काउंट दिया था भाई, तो 3600 में दिया था। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, 1 0 है ना। और आप यहाँ से 1 0 1 0 1 0, अब 8 से काटेंगे तो कटेगा, 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 0 0, 4 नवा 36, यानी कि 200 को 9 से हम भागा दे देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो भागा देंगे तो हमारा जाएगा 22.22%। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए। देखिए 12 नंबर सवाल हमारा कहता है किसी संख्या का 100% वृद्धि कर दिया जाए। तो मान लीजिए वो संख्या मेरा 100 है, तो 100% बढ़ा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। यानी कि अब 200% का वैल्यू हमारा दिया हुआ है कि 200% का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 2780। तो 1% का वैल्यू हमारा कितना आएगा भाई, तो 13.9। अब 200 से इसको भागा दे देंगे, 1% का वैल्यू इतना आ गया, तो 100% का वैल्यू कितना आएगा, तो 13.9 को हम 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1390। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एकदम आसान सवाल था। देखिए 13 नंबर सवाल हमारा कहता है कि एक समबाहुभुज के एक बाह्य कोण और एक आंतरिक कोण का अनुपात दिया हुआ है। तो देखिए बाह्य कोण और आंतरिक कोण का अनुपात हमारा कितना दिया हुआ है, ये देखिए मान लीजिए ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण, और क्या है, आंतरिक कोण का अनुपात दिया हुआ है, आंतरिक कोण। तो कितना दिया हुआ है भाई, ये 1 है, तो ये हमारा 8 है। अब हम लोग जानते हैं कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण को हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो 8 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 9, यानी कि 9 के बराबर हमारा 180 दिया हुआ है। तो 1 का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हमको पूछा क्या जा रहा है कि समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है। तो पहले आप यहाँ पर निकालिए कि 20 बराबर किसका पूछ रहा है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो आंतरिक कोण का निकालिए सबसे पहले कि आंतरिक कोण का सम हमारा यानी कि 20 के बराबर कितना हो जाएगा। तो 20 के बराबर हमारा 20 के बराबर कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि बाह्य कोण हमारा यहाँ पर 20 हो जाएगा और आंतरिक कोण 8 दूना 16, यानी कि 160 हमारा ऐड होगा। आंतरिक कोणों का योग 160 और बाहरी कोणों का योग हमारा 20 है अभी यहाँ पर, जैसा अनुपात में दिखाया जा रहा है। अब आप देखिए कि n भुजाओं की संख्या निकालना है, तो n भुजाओं की संख्या हमारा कितना होगा। तो बाह्य कोण हम जानते हैं कि सबको जोड़ेंगे तो 360 होगा, और बाह्य कोणों का यहाँ पर देखेंगे संख्या हमारा 20 है हमारा है, तो इसको 20 से आप भागा दीजिए तो 2 से हो जाएगा, 2 1 2, 2 8 16। तो संख्या कितनी हो जाएगी, 18, यानी कि n भुजाओं की संख्या हमारा 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 14 नंबर सवाल कहता है कि 182 किलोमीटर की दूरी तय करने में सलज को केल्विन से 4 घंटे अधिक लगते हैं। क्या करता है, तो यहाँ पर देखिएगा कि सलज और केल्विन, मान लीजिए कि केल्विन को टी समय लगता है तो इससे 4 घंटा अधिक लगेगा। ठीक है, अब यहाँ तो ठीक है। अब आगे देखिए कि आगे हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले स्पीड इसका कितना है। तो मान लीजिए कि सलज का स्पीड हमारा कितना है और केल्विन का स्पीड हमारा क्या है। तो सलज का देखिएगा कि सलज अपनी चाल दोगुनी कर देता है। तो सलज हमारा मान लीजिए कि सलज है जो है इसका 1 है और इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 2 और 1 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए बीच का अंतर यहाँ पर उसके बाद बोला कि यदि ये दुगनी कर दे, तो दुगनी कर दे तो ये कितना हो जाएगा, t-9 हो जाएगा, 9 घंटा कम लगेगा। तो 20 का अंतर देखेंगे तो 13 घंटा आ रहा है, तो 13 घंटा आ रहा है, यानी 20 का अंतर यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 1 के बराबर 13 दिया हुआ है। तो 2 के बराबर हमारा कितना होगा, 2 गुने 13, तो 13 दूना 26। तो स्पीड हमारा कितना हो जाएगा, 182/26। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा।
अब देखिए यहाँ पर कहता है कि प्रथम 151 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए सम संख्या का जब भी होता है तो जो जितना संख्या दिया हुआ है उसका एक बढ़ा देना है, तो एक बढ़ा दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो 152 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बी। देखिए 16 नंबर सवाल हमारा कहता है कि 303 और 311 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्याओं के सहित होगा। तो याद रखिएगा कि जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं, ठीक है। और एक अपवाद है कि दो केवल एक हमारा इवन प्राइम नंबर है। तो याद रखना है दो के छोड़ के जितने भी हमारे प्राइम नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। तो अब देखिए 303 से लेके 311 तक जितने भी ऑड नंबर है उसको लिखिए, है ना, वो सब क्या हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है। तो पहला हमारा 303 होगा, फिर अगला हमारा 305 होगा, फिर अगला हमारा 307 होगा, फिर अगला हमारा 309 होगा, फिर हमारा 311 होगा। अब आप देखिए इनमें से कौन कौन सा प्राइम नंबर हो सकता है, मतलब अभाज्य संख्या हो सकता है। देखिए 303 हमारा नहीं होगा, 305 5 से भागा जाता है तो ये भी नहीं होगा, 307 ये हो सकता है या होगा ही, है ना। अब 309 भी कट जा रहा है और 311 भी होगा। तो यानी कि यहाँ पर 303 से लेके 311 तक में कितने अभाज्य संख्या देखने को मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 है ना, यानी कि सी हो जाएगा। दो संख्या जो है अभाज्य संख्या है, दो संख्या, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए 17 नंबर सवाल हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। देखिए 24 से सबसे पहले इसका फैक्टराइज कर दीजिए। तो 24 का फैक्टराइज हम करेंगे तो हमारा क्या क्या आएगा, 2 से जाएगा 2 1 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, यानी कि हमारा 2 और 3 ऐसा संख्या है, यानी कि 24 से जाने के लिए 2 और 3 से उसको डिवाइड होना होगा तभी जाके 24 होगा। तो हमको चेक करना होगा 2 और 3 से। तो ऐसा संख्या को ढूंढिए और बाय ऑप्शन से कि 2 से जा रहा है फिर बाद में 3 से भी जा रहा है। तो देखिएगा कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो ये क्या जा रहा है, हमारा 2 से तो जा ही रहा है, 2 से जा रहा है। अब 3 से चेक करने के लिए इसको देखेंगे कि ये हमारा कट जाएगा, 9 हमारा, है ना, और यहाँ पर 6 3 9 ये भी कट जाएगा, और 8 4 12, तो 12 को फिर हमारा देखेंगे डिजिटल सम करेंगे तो 3 होता है, जो कि 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 18 नंबर सवाल हमारा कहता है कि एक उत्पाद जो है 15% के छूट के बाद 34 रुपए में बेचा तो अंकित मूल्य ज्ञात करिए। देखिए एमपी हमको निकालना है ना, एमपी हमको क्या करना है, निकालना है। एसपी दिया हुआ है, तो एसपी हमारा कितना दिया हुआ है, सोचिए एमपी को यदि हम 100 मान लेते हैं तो वो 15% छूट पर बेचेगा, तो वो कितना बेचेगा, 85 पर। तो 85 का वैल्यू दिया हुआ है 3400, है ना। आप सोचिए 85 को कितना से गुना किया जाए कि 3400 होगा, यानी कि 85 से डिवाइड कर दीजिए 3400 को तो 40 हो जाएगा। तो अब इसका यहाँ पर 40 से इसको गुना कर दीजिए, तो 40 यानी कि एमपी हमारा कितना हो जाएगा, 4000। तो एमपी हमारा कितना हो गया, 4000। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 19 नंबर सवाल हमारा कहता है कि 1200 की राशि 3% प्रति माह ब्याज की दर से 12 महीने का साधारण ब्याज करें। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ एसआई परसेंट निकालिए, और हम बताएं एसआई परसेंट बराबर क्या होता है, आरटी परसेंट। तो आर हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 3 और समय दिया हुआ है 12 महीना, तो 12 तिया 36% हमारा आरटी परसेंट हो गया, ठीक है। तो एसआई हमारा डायरेक्टली हमारा निकल जाएगा 1200 का, हमको कितना निकालना है, 36%। तो 36% मतलब 36/100। अब 100 से ये कट जाएगा, तो 12 को 36 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 432। तो इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा 432, ऑप्शन नंबर बी। एकदम आसान सा सवाल है। देखिएगा 20 नंबर सवाल हमारा कहता है कि 4000 की धनराशि 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 7 फरवरी से 2024 से लेकर 8 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो देखिए 2024 से चौथा महीना है और 8 तारीख है, फिर 2024 है ना, फरवरी है और ये 7 तारीख है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 दिन है ना और 2 महीना है, तो 1 दिन 2 महीना इधर तो आपका कट ही गया, ठीक है। तो टोटल हमारा दिन कितना हो जा रहा है, 61 दिन हो रहा है। तो 61 दिन को आप क्या कीजिए कि साल में बदलिए, तो 61/366 हो जाएगा। अब आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/6, यानी कि 6 बार में, तो 1/6 वर्ष हमारा आ जा रहा है। अब आप डायरेक्टली आप निकाल दीजिए कि एसआई निकालते हैं तो हमारा क्या होता है, पीआरटी। तो 4000 है और वहां से हमारा 7.5% है, गुना 1/6 और बटम हमारे यहाँ पर 100 हो जाएगा। 10 10 10 10 यहाँ से कट जाएगा। अब आप यहाँ से इसको
गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 300/6। अब डायरेक्टली 6×25 कट जाएगा तो 50 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। देखिए 21 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन आपका दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि औसत वजन कितना होगा ये आपको निकालना है, वजन दिया हुआ है। तो देखिए इसको तो हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली सबको ऐड कर दीजिए और जितना व्यक्ति लोग हैं या टोटल नंबर है उसको डिवाइड कर दीजिए, वो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा खुरपाती दिमाग लगाएंगे, मैंने ट्रिकी दिमाग लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या दिख रहा है, 52.2 दिख रहा है, बी में हमारा है ना 50.2 दिख रहा है, सी में हमारा है 53.2 है और डी में हमारा 51.2 है। तो इसी में से कोई भी एक एक्यूरेट वैल्यू को आप मान सकते हैं कि औसत मेरा है। तो मान लीजिए कि इसी के आसपास हम लोग मान लेते हैं कि औसत मेरा फिलहाल क्या है 50 है। अब इसी के आसपास में जो भी होगा वो औसत हो सकता है, या तो 51 हो गया, या तो 52 हो गया, या तो 53 कुछ भी होगा, है ना। अब आप यहां से देखना पड़ेगा कि 50 से हमारा 40 कितना कम है, तो कितना कम है 10 कम है। अब देखिएगा कि 50 से ये 49 कितना कम है, तो 1 कम है। अब आप यहां से देखेंगे ज्यादा हो रहा है तो कितना ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है। 73 देखेंगे तो कितना ज्यादा है, तो 13 हमारा क्या है कि ज्यादा है। अच्छा घटाएंगे तो 23 हमारा ज्यादा है, ठीक है। अब आप यहां देखेंगे कि 38 केजी जो है कितना कम है, तो कितना कम है, तो 12 कम है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस माइनस वाला सबको जोड़ेंगे तो -10, अरे 11 हो गया, 11 और 12 23 हो गया। तो एक बार माइनस में 23 आ रहा है और प्लस में फिर 23 आ रहा है, ये 23 तो कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास बचा कितना, प्लस में केवल 6 बच रहा है। अब इसको हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 50 प्लस हमारा यहाँ पर भागा देंगे तो इसका कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 51.2, यानी कि एक्यूरेट इसका औसत हमारा हो जाएगा 51.2, ऑप्शन नंबर डी। या तो फिर आप क्या करेंगे कि डायरेक्टली सब नंबर जो दिया हुआ है सबको जोड़िएगा और 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, फिर भी आपका इतना ही आएगा। तो ये हमारा ट्रिकी है, देखिए डाटा यदि बहुत बड़ा बड़ा दे रहेगा तो आप इसी तरह के अंदाज लगा के उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। 22 नंबर सवाल को देखिए, कहता है कि ईशान और मेघना अपनी अपनी कारों को दिल्ली से कानपुर तक ले गया, है ना। कहता है ईशान 77 किलोमीटर की चाल से चल रहा है और मेघना 33 किलोमीटर के से गाड़ी चला रही है। यदि ईशान कानपुर तक पहुंचने में 12 घंटे लगाते हैं, तो देखिएगा कि ईशान हमारा कितना डिस्टेंस तय करता है। तो ईशान का डिस्टेंस हमारा देखेंगे तो 77 का स्पीड से जा रहा है, 12 घंटा का टाइम लगा रहा है, ठीक है। तो इसका 77 और 12 को गुना कर देंगे तो उसका बराबर हो जाएगा। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर फिर दूसरा है मेघना, तो मेघना हमारा देखिएगा तो मेघना का डिस्टेंस हमारा कितना होगा, वो हमारा 33 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है ना। और वो कितना घंटे का समय लगेगा वही तो नहीं पता है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे कि x मान लेंगे। अब दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए, दोनों को आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है। तो अब आप इसको बराबर करेंगे तो 77 गुने 12 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 33 गुने x हो जाएगा। अब यहाँ से 11 से 11 33 हो जाएगा, 11 7 77 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा हो जाएगा 7 चौके 28, यानी कि उसको कितना लगेगा 28 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए 23 नंबर सवाल हमारा कहता है किसी वस्तु को 1 रुपये में 6 रबड़, तो देखिए जितना हमारा संख्या है 6 रबड़ है, ठीक है, और वो कितना में हमारा 40% के हानि में, तो बेचा कितना में होगा 60% में, और कितना में, तो यहाँ पर देखिएगा 1 रुपये में, तो मूल्य हमारा नीचे रहेगा। बराबर करिए 20% को लाभ अर्जित करने के लिए, तो अभी भी हमारा क्वांटिटी कितना है, तो 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने रुपये में कितने रबड़ बेचना होगा। तो 1 रुपये में, तो 1 रुपये में उसे कितने रबड़ बेचना होगा, रबड़ की संख्या को मान लीजिए 1, लेकिन उसको लाभ अर्जित करना है 20%, तो 100 में 20% होगा तो कितना में बेचना पड़ेगा 120 में, 120 में इसको बेचना पड़ेगा। परसेंट तो कट ही जाएगा, आप यहाँ से 1 जीरो काट सकते हैं, 1 जीरो काट सकते हैं, फिर 6 से इसको काट सकते हैं, 6 दूना 12, ठीक है। अब आप इसको 2 से काट सकते हैं, 2 तिया 6, तो आप यहाँ डायरेक्टली देख सकते हैं कि x का वैल्यू हमारा कितना आया 3, यानी कि 1 रुपये में 3 रबड़ बेचेगा तो फिर उसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 20%। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 3। देखिए 24 नंबर हमारा एकदम आसान है, हम लोग बहुत सारे सेशन में इस तरह के सवाल को देखे हैं। सबसे पहला हमारा है कि 2.7 और 0.096 है, ठीक है। इसका हमको एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको इस तरह से लिखिए, है ना, डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 27/10 और हो जाएगा 96/1000,
ठीक है, अब क्या कीजिए कि नीचे वाला को सेम करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हम 2 जीरो बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर भी 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाला हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग कभी भी भिन्न का एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर का जो चीज निकाला जाता है वही चीज उसको ऊपर वाला को निकालना है, नीचे वाला जो नहीं बोला जा रहा है उसको निकालना है। तो एलसीएम आपको क्या करना पड़ेगा कि ऊपर वाला का एलसीएम लेना होगा, यानी कि 2700 का और 96 का एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकाल दीजिए। किसका एचसीएफ निकाल देंगे हम 1000 और 1000 का। ठीक है, अब यहाँ पर इसको लिखते हैं, तो 2700 और 96 का हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम कितना होगा भाई, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, है ना, यानी कि 21,600 कितना हो जाएगा, 21,600। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 21,600। ठीक है, और बटाम हमारा देखिए एचसीएफ हमारा यदि सेम नंबर होता है, चाहे एलसीएम हो चाहे एचसीएफ होगा, जब तो सेम नंबर है तो उतना ही हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। अब यहाँ से 10 भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 21.6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21.6। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सवाल कह रहा है 25 नंबर है, तो कहता है 25 और 16 का मध्यानुपात। तो आपको इस तरह का सेशन को हम लोग ऐसा क्वेश्चन को हम लोग पिछला सेशन में भी देखे थे। तो मध्यानुपात जब भी निकालने बोलेगा तो मध्यानुपात का फॉर्मूला होता है मध्यानुपात। तो मध्यानुपात यानी कि मीन आपको निकालना है, तो डायरेक्टली क्या करना होगा कि अंडर रूट आपको 25 गुने 16 कर देना होगा। 25 का स्क्वायर रूट हमारा 5 होता है, 16 का हमारा 4 होता है, तो 4 बचे 20, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। इस तरह से हम लोग 25 क्वेश्चन बनाए। अब आप देखिए कि 25 क्वेश्चन में आपने कितना क्वेश्चन को सही किया है। ठीक है, तो हम लोग टारगेट करके बना रहे हैं, है ना, और ये सेशन हमेशा लगातार जारी रहेगा। अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जाइए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना, जिससे क्या होगा कि वैसे व्यक्ति के पास भी ये वीडियो पहुंचेगा जो अभी तक कहीं पर भी नहीं पढ़े हैं। और आप देख ही रहे हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ये कारगर करेगा। चलिए, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।